अब 10th क्लास का मैथ कुछ और था, प्लस 1 क्लास से अब कंपटीशन शुरू हो जाता है साथ में। और कंपटीशन, क्वेश्चनों का नाम कंपटीशन नहीं है। जो बेस आपको सिखाया गया है आप उसको किस तरीके से यूज कर सकते हो उसका नाम कंपटीशन है। चाहे वो बोर्ड लेवल का हो चाहे फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, दोनों के लिए जो आपको सिखाया जाए, अब पढ़ना नहीं है, अब आपने मैथ सीखना है। जो आपको सिखाया जाए, बेस कहो, डेफिनेशन कहिए, फॉर्मूले कहिए, उनको आपने अलग से कॉपी में लिखना है। खासकर जो बातें आपको बोल के बताई जाती हैं वही काम की हैं, वो आपने अलग से कॉपी में लिखनी है और उनको आपने बार बार लिख के देखना है, बार बार उन्हीं को पढ़ना है। क्वेश्चन मुश्किल नहीं होते, सिर्फ बेस सही होना चाहिए आपका। तो जिस तरीके से आपको पढ़ाया जाए उसी तरीके से आपने पढ़ना है। प्लस 1 क्लास का ये पहला टॉपिक है, चैप्टर नंबर 1, और चैप्टर का नाम है सेट्स। और फिर समझा दूं, यहां से सिर्फ मैथ शुरू नहीं होता, यहां से कंपटीशन भी शुरू होता है। और कंपटीशन में बार बार समझा रहा हूं, कंपटीशन क्वेश्चनों का नाम नहीं है, नॉलेज का नाम कंपटीशन है। तो डर खत्म कीजिए, सिर्फ आपने बेस अच्छे से पढ़ना है, उसको अलग से कॉपी में लिखना है, बार बार उसी को पढ़ना है। मैं एग्जाम्पल का सहारा ले रहा हूं, टॉपिक बाद में शुरू करेंगे। देखिए कैसे कैसे क्वेश्चन आता है। एक बार बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं, cos 1 इंटू cos 2 इंटू cos 3 इंटू cos 4 इंटू cos 100। ये सबसे पहले आईआईटी में आया था क्वेश्चन। ये लिखा हुआ था, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस वन, फाइंड वैल्यू ऑफ cos 1 cos 2 cos 3 इंटू cos 4, कहां तक, cos 100 तक। अगर स्टेटमेंट को देखा जाए, क्वेश्चनों को रटा जाए, हो सकता आपने ये पहले ना पढ़ा हो और है भी कुछ नहीं। अब नॉलेज यूज कीजिए। देखिए शाबाश, ये समझा रहा हूं कि कंपटीशन एक्चुअली है क्या। देखिए कोस एंगल 1 से लेके 100 तक हमने यूज किया है। अब देखो देखने में क्वेश्चन कैसा है, और बेसिक नॉलेज देखिए शाबाश। हमें पता है कोस 90 की वैल्यू 0 होती है। क्या होती है कोस 90 की वैल्यू, 0, और कोस 90 बीच में ही तो है। तो यहां जब बीच में कोस 90 आएगा वहां पे क्या लिख देंगे, 0, और 0 इंटू समथिंग 0, यानी कोस 1 इंटू कोस 2 इंटू कोस 3, बीच में कहीं कोस 90 आना है, उसकी जगह क्या लिख दिया मैंने, 0, और बाकी एंगल आपके यूं के यूं। चाहे इनकी वैल्यू कुछ भी आए, बीच में एक वैल्यू क्या आ गई, 0, और 0 इंटू समथिंग 0, रिजल्ट क्या आ गया अपना, 0। इसका नाम कंपटीशन है। सिर्फ नॉलेज, यानी जो चीज आपने पढ़ी है आप उसको कैसे यूज कर सकते हो। चाहे 10th क्लास तक आपका मैथ कैसा भी रहा, चाहे आप कमजोर भी क्यों ना हो, मैथ आपको पक्का आएगा। बस जिस तरीके से आपको समझाया जाए उसी तरीके से आपने पढ़ना है। जो जो फार्मूले, डेफिनेशन, बेसिक बातें जो मैं बोल के समझाता हूं आपको, वो आपने अलग से कॉपी में लिखनी है। न्यूमेरिकल कहिए, एक्सरसाइज कहिए, उनको आपने अलग से कॉपी में लिखना है। और जो बेसिक बातें हैं वो आपने बार बार पढ़नी है। अब जैसे प्लस 1 क्लास पे आते हैं, चैप्टर नंबर 1 है, चैप्टर का नाम है सेट्स। चैप्टर का नाम सेट्स है। एक्चुअली जो सेट थ्योरी है ये जर्मन मैथमेटिशियन ने दी थी। कब, 1890 में। इंपोर्टेंट टॉपिक है, नाम है चैप्टर का सेट्स, लेकिन टॉपिक का नाम सेट है। एक के लिए यूज करते हैं सेट, और एक से ज्यादा के लिए पढ़ना हो तो सेट्स यूज करते हैं। सेट को समझाने के लिए मैं दो चीजों का नाम लेना चाहूंगा। देखिए एक तो होती है कलेक्शन और एक होती है वेल डिफाइंड कलेक्शन। बिल्कुल आराम से समझिए। एक तो होती है कलेक्शन, किसकी कलेक्शन, एलिमेंट की। क्या होते हैं एलिमेंट, मैं एग्जांपल ले लूं, जैसे आपका ही जिक्र कर रहा हूं, प्लस 1 क्लास के बच्चे
जो ये बच्चे हैं +1 के, इन्हीं को एलिमेंट कहते हैं, यानी जिनका हम जिक्र करते हैं, जिनको हम, कलेक्शन का मतलब क्या होता है, इकट्ठा करना, जिनको हम इकट्ठा करते हैं उसी को कहते हैं एलिमेंट कहिए, मेंबर कहिए, ऑब्जेक्ट कहिए, एंट्रीज कहिए, सारी चीजें एक ही नाम है ये। तो एक तो होती है कलेक्शन ऑफ एलिमेंट, मतलब समझे एलिमेंट का, जिनका हमने अब जिक्र करना है। कलेक्शन का मतलब इकट्ठा करना, तो जिसको हम इकट्ठा करते हैं उसी का नाम एलिमेंट है। तो कलेक्शन ऑफ एलिमेंट, मैंने कहा एलिमेंट का दूसरा नाम मेंबर भी है, ऑब्जेक्ट भी है और एंट्री भी है। तो कलेक्शन ऑफ एलिमेंट कहो, चाहे मेंबर कहो, चाहे ऑब्जेक्ट कहो, चाहे एंट्री कहो, तो जिसको आप इकट्ठा करते हो उन्हीं को एलिमेंट कह रहा हूं बस मैं। जैसे मैं कहूं वावल्स होने चाहिए, क्या क्या होते हैं अल्फाबेट में वावल्स, ए, ई, आई, ओ, यू। जो ये ए है, ई है, आई है, ओ है, यू है, इन्हीं को एलिमेंट कहा गया बस। तो सेट पढ़ रहे हैं, तो सेट में मैं दो चीजों का पहले जिक्र कर रहा हूं, एक तो होती है कलेक्शन ऑफ एलिमेंट और एक होती है वेल डिफाइन ऑफ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट। मैं एलिमेंट आगे ऐसे लिखूंगा ELTS। तो दो चीजों का जिक्र किया है, एक तो मैंने कहा है कलेक्शन ऑफ एलिमेंट, एक मैंने कहा है वेल डिफाइन कलेक्शन ऑफ एलिमेंट। एग्जाम्पल का सहारा लेता हूं, एक तो मैं कहूं भाई क्लास में इंटेलिजेंट बच्चे खड़े हो जाओ। इंटेलिजेंट बच्चे, कोई भी खड़ा हो सकता है, कोई अपने आप को कम नहीं समझता। तो एक तो होती है कलेक्शन ऑफ एलिमेंट, जैसे मैं कहूं कुछ भी आ जाए उसमें, आप कुछ भी ले सकते हो। जैसे मैंने कहा क्लास में इंटेलिजेंट बच्चे खड़े हो जाओ। लेकिन एक होता है वेल डिफाइन कलेक्शन, यानी वो कलेक्शन जिस पे सबके विचार एक जैसे हो। अपनी लैंग्वेज है तो कलेक्शन में तो कोई भी आ सकता है, लेकिन वेल डिफाइन कलेक्शन में वही आएंगे जिस पे सबकी कॉमन राय हो। एग्जाम्पल का सहारा ले लेते हैं, एक तो मैं कह दूं भाई बेस्ट एक्टर इन फिल्म इंडस्ट्री। एक बच्चे की नजर में कोई बेस्ट है, तो क्या दूसरा जो लिस्ट बनाएगा जरूरी है उसमें वो बेस्ट आए? उसकी अपनी अलग चॉइस होगी, यानी दो की अलग अलग चॉइस होगी, सबकी सेम राय नहीं है। तो वो जो कलेक्शन है वो क्या कहलाएगी आपकी? सिर्फ कलेक्शन, लेकिन वो सेट नहीं होगी, वो वेल डिफाइन नहीं होगी। यानी वो कलेक्शन जिस पे सभी की राय एक जैसी ना हो वो सिर्फ कलेक्शन होते हैं, लेकिन जिस पे सभी की राय एक जैसी हो वो कलेक्शन होती है वेल डिफाइंड कलेक्शन। फॉर एग्जाम्पल मैं कह दूं वावल्स होने चाहिए इंग्लिश अल्फाबेट के अपने वावल्स, तो क्या क्या होंगे वावल्स? ए, ई, आई, ओ, यू। कोई अगर आपसे कह दे क्या इसमें एल आएगा, सबकी सेम राय होगी, नहीं आएगा। मैं कह दूं क्या इसमें ओ है, सबकी सेम राय होगी कि हाँ वो वावल है। तो देखिए ये भी कलेक्शन है। और जो मैंने पहले एग्जांपल लिया था इंटेलिजेंट स्टूडेंट इन द क्लास, वो भी कलेक्शन है। कलेक्शन तो दोनों हैं, लेकिन जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट की कलेक्शन है वो वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है, क्योंकि उस पर सबकी राय एक जैसी नहीं है। लेकिन जो ये कलेक्शन है ये क्या है आपकी? वेल डिफाइंड कलेक्शन। तो अपनी लैंग्वेज में वेल डिफाइंड कलेक्शन कौन सी होगी? जिसमें सबकी राय एक जैसी हो। एक एग्जांपल और सही, पास्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, लिस्ट ऑफ या कलेक्शन ऑफ ऑल पास्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अब जिसको नॉलेज है उन सबको पता है कि कौन उसमें लिस्ट में है और कौन नहीं है। क्या मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर की लिस्ट में है? बिल्कुल है, सबकी राय एक जैसी मिलेगी। क्या अमित शाह प्राइम मिनिस्टर की लिस्ट में है? नहीं है। क्या राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर की लिस्ट में नहीं है? तो साफ डिसीजन है कि एक चीज जो मैंने डिफाइन कर दी, कोई पार्टिकुलर एलिमेंट उसमें आएगा या नहीं आएगा,
साफ डिसीजन अगर हो तो उसको बोलते हैं वेल डिफाइंड कलेक्शन। एक और एग्जांपल सही मैं कह दूं, इवन नंबर। इवन नंबर मैं एक एलिमेंट का जिक्र कर रहा हूं, क्या 4 इवन नंबर है? जिसको ना पता हो, इवन नंबर एक डेफिनेशन है, वो नंबर जो 2 से डिवाइड होते हो उनको इवन नंबर कहते हैं। तो देखिए, इवन नंबर मैं कहता हूं कलेक्शन ऑफ इवन नंबर वेल डिफाइन है या नहीं है। देखते हैं सबकी राय एक जैसी है क्या? क्या 4 इवन नंबर है? जिसको नॉलेज है सभी कहेंगे बिल्कुल है। क्या 5 इवन नंबर है? सारे कहेंगे नहीं है। तो देखो साफ डिसीजन हो रहा है। 4 के ऊपर सबकी राय एक जैसी है कि है, और 5 के ऊपर सबकी एक जैसी राय है, नहीं है। तो वो कलेक्शन जिसमें सबकी राय एक जैसी हो उसको क्या कहते हैं? वेल डिफाइंड कलेक्शन। और उसी वेल डिफाइंड कलेक्शन का नाम क्या है? सेट। तो ये आपकी सेट की डेफिनेशन है। तो क्या होता है सेट? इट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ एलिमेंट। और अगर कोई आपसे पूछे वेल डिफाइन का मतलब क्या है, तो अभी आपको समझाया गया है, जिस स्टेटमेंट के ऊपर सबकी राय एक जैसी हो, या फिर दूसरी लैंग्वेज में अगर कोई पार्टिकुलर एलिमेंट आपके पास हो और आप फ्रीक्वेंटली बता सको ये उस कलेक्शन में आएगा या नहीं आएगा, उसी को हम क्या कहते हैं? वेल डिफाइंड कलेक्शन, जिसपे पूरा डिसीजन हो। एक और सही मैं कह दूं, रिच पर्सन इन इंडिया, एक लिस्ट बनाएगा, उसमें उसने कौन कौन से रिच पर्सन रखे हैं, जरूरी थोड़ी दूसरा लिस्ट बनाए तो वो भी उसमें आए, यानी दोनों की अलग अलग होंगी। और भी एग्जाम्पल लिए जा सकते हैं, बेस्ट क्रिकेट प्लेयर इन इंडिया, जो एक को बेस्ट लगता है, क्या जरूरी है वो दूसरे को भी बेस्ट लगे? इसका मतलब दोनों की एक जैसी राय नहीं है, और दोनों की एक जैसी अगर विचार नहीं है तो वो कलेक्शन जरूर है, लेकिन वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है। तो क्या होती है वेल डिफाइंड कलेक्शन? जिसपे सभी की राय एक जैसी हो। अपनी लैंग्वेज में पढ़िए तो सेट ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड सेट। इसके ऊपर क्वेश्चन आता है 1 नंबर में, कुछ कलेक्शन आपको दे दी जाएंगी और आपसे पूछा जाएगा जो कलेक्शन आपको बताई गई है क्या वो सेट है? तो पहली लाइन काम की, कौन सी कलेक्शन सेट होगी? जो वेल डिफाइन होगी, जो वेल डिफाइन। एग्जाम्पल का सहारा लेते हैं, चाहे कि ये एक्सरसाइज है। क्वेश्चन नंबर 1 ले लेते हैं। पहला है कलेक्शन ऑफ ओड नेचुरल नंबर लेस देन 20। पहला क्वेश्चन, एक कलेक्शन लिख रहा हूं, सिर्फ आपने ये देखना है वो कलेक्शन सेट बनाएगी या नहीं बनाएगी। पहला क्वेश्चन है कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 10। अब देखो, हो सकता है आपके माइंड से ये भी निकल गया हो कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं। पहले यहीं से शुरुआत करते हैं, इस क्वेश्चन को फिर पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले जो चीज हमने पढ़ी, सबसे पहले वो थी नेचुरल नंबर। अब ये बार बार आएंगे, इनकी आदत डाल लीजिए। नेचुरल नंबर का सिंबल लेते हैं n, और नेचुरल नंबर 1 से शुरू होते हैं, 1 2 3 4 5 सो एंड सो। इनको कहते हैं नेचुरल नंबर। जैसे ही नेचुरल नंबर के बाद नंबर आए वो थे होल नंबर 0। होल नंबर, इसका सिंबल नॉर्मली यूज करते हैं W। भारत ने खोज की थी 0 की। 0 1 2 3 4 5 ये है। तो सबसे पहले नेचुरल नंबर सिंबल। मैंने कहा था कि भाई अब आपने पढ़ना सीखना है, रटना नहीं है, अब सीखना है। तो ये बातें आपको याद करनी पड़ेंगी, अलग से लिखने की होती है, बार बार पढ़ने की। तो सबसे पहले हम क्या याद करेंगे? नेचुरल नंबर सिंबल क्या होगा, उसमें आएंगे कौन कौन से नंबर। फिर क्या पढ़ेंगे हम? होल नंबर सिंबल क्या होगा,
उसमें कौन कौन से नंबर आएंगे, ये तरीका है पढ़ने का, ये जरूरी है। जैसे ये दोनों पढ़ते हैं उसके बाद हम पढ़ते हैं इंटीजर। इंटीजर का दूसरा नाम इंटीग्रल भी है। अब दोनों टर्म यूज होंगे, यहीं से याद डालिए। इंटीजर का जो सिंबल लेते हैं वो जेड होता है। ये जेड जरूरी नहीं है आपने ये निशान यूज करना, आप ये भी यूज कर सकते हो, अपना अपना तरीका लिखने का, दोनों ही जेड है। इंटीजर कहिए इंटीग्रल कहिए, तो क्या होता है इंटीजर में, देखो जैसे मैं लिख रहा हूं इसको यूज भी ऐसे ही करते हैं और पढ़ते भी ऐसे ही हैं। जैसे मैं समझा रहा हूं, जीरो, आप जब भी कभी इंटीजर को यूज करने की बात आए, जैसे मैं इंटीजर लिखवा रहा हूं ऐसे ही आपने यूज करने हैं। और जब भी कोई आपसे इंटीजर पूछे तब आपने बताना भी उसको ऐसे ही, यहां से शुरू करना है। जीरो सबसे पहले नाम लोगे जीरो, फिर 1, फिर -1, तरीका सीखो। फिर 2, फिर माइनस का 2, ऐसे ही 3, माइनस का 3, सो एंड सो। ये जैसे लिखवाए गए हैं ऐसे ही यूज होते हैं। और कोई आपसे पूछे, बोलना भी ऐसे, आपने इंटीजर कौन कौन से हैं, कोई अगर पूछे 0, 1 -1, 2 -2, 3 -3, 4 -4, सो एंड सो। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़े, नेचुरल नंबर ये होते हैं, होल नंबर ये होते हैं, फिर इंटीजर या कहिए फिर इंटीग्रल, ये दोनों सिंबल आप यूज कर सकते हो। ये दोनों ही जेड हैं, अपना अपना तरीका लिखने का। जैसे ये पढ़ते हैं इसके बाद आपने 9th 10th में रेशनल नंबर पढ़े हैं, याद कीजिए। रेशनल नंबर का सिंबल होता है क्यू। क्या सिंबल यूज करते हैं, क्यू। अगर आपको ध्यान हो, रेशनल नंबर में 3 चीज एक साथ पढ़ते हो आप, और तीनों ही जरूरी हैं। तभी तो कह रहा हूं पढ़ने का तरीका देखिए। आपने रेशनल नंबर की डेफिनेशन याद की है, लेकिन सही तरीका ये था, टॉपर बच्चे ऐसे पढ़ते हैं कि जब भी रेशनल नंबर का नाम आए 3 बातें आपके मन में आने चाहिए। पहली बात, जो रेशनल नंबर है P/Q की फॉर्म होनी चाहिए। 3 बातें होती हैं इसमें, कौन सी फॉर्म हो, P/Q की फॉर्म। दूसरी लाइन, Q ≠ 0, 2 ही बात हुई है, अब तक पूरा नहीं हुई डेफिनेशन। और तीसरी लाइन, P and Q बोथ इंटीजर। चाहे मैथ आपका कैसा भी रहा हो, जिस तरीके से पढ़ा रहा हूं उसी से पढ़िए, सबसे आसानी यही है। देखिए, तो रैशनल नंबर जब भी आए तो आपके मन में आना चाहिए, इसमें तो 3 बात थी। पहली बात, ये P/Q की फॉर्म क्या होते हैं, Q ≠ 0 होते हैं, और P और Q दोनों क्या होंगे, इंटीजर। और अगर मैं अपनी लैंग्वेज यूज करूं, 10th क्लास तक रूट वाले नंबरों को छोड़ के, कुछ सोच समझ के बोल रहा हूं ये लाइन, 10th क्लास तक जो जो नंबर सिस्टम आपने पढ़ा है मैं उसके हिसाब से आपको बता रहा हूं। रूट वाले नंबरों को छोड़ के, जिनका स्क्वायर रूट नहीं निकलता है, जैसे स्क्वायर रूट 3 का, स्क्वायर रूट 5, स्क्वायर रूट 7, स्क्वायर रूट 8, इनका कंप्लीट स्क्वायर रूट नहीं निकलता। इन सब नंबरों को छोड़ के बाकी जितने भी नंबर हैं सारे आपके रैशनल नंबर हैं, सारे रैशनल नंबर। ये मैंने इसलिए बताया, कई बार पूछ लेते हैं आपसे क्या 0 रैशनल नंबर है, तब आप सोचते हो, तब ये डेफिनेशन पे जोर देने की जरूरत नहीं है, तब जो मैंने बोल के आपको बताया वो काम आएगी। इसलिए कहता हूं जो बोला जाता है वो तजुर्बा है, नॉलेज है, उसको ज्यादा से ज्यादा याद कीजिए, उसको लिख के देखिए। तो रैशनल नंबर की ये डेफिनेशन है। लेकिन अगर कोई आपसे पूछे तब अपने वाली नॉलेज यूज कीजिए, जिसका रूट पूरा ना निकलता हो उनको छोड़ के बाकी सारे ही रैशनल है। तो 0 भी क्या है, रैशनल। 1 भी क्या है, रैशनल नंबर। हाँ, √2 रूट से बाहर नहीं निकल सकता 2, ये क्या है, इरेशनल। रैशनल नहीं है, ये इरेशनल है। तो रैशनल नंबर जो P/Q की फॉर्म में हो, Q जिसमें ≠ 0 हो, और P और Q दोनों क्या होने चाहिए, इंटीजर। अब आपको बता दूं कि 0 रैशनल नंबर क्यों है, क्योंकि आप 0/1 लिख सकते हो। देखो P/Q की फॉर्म है, Q नीचे 0 नहीं है,
और पी और क्यू दोनों क्या है, 0 भी इंटीजर और 1 भी इंटीजर। तो रूट वाले जिसका रूट पूरा नहीं निकलता है वो सारे के सारे क्या है, इरेशनल। तो इरेशनल नंबर √2, √3, √4 जो यूज होंगे ज्यादातर मैं उन्हीं को लिख देता हूं। ये आपके लिए नए भी हो सकते हैं। पाई इरेशनल नंबर है। ये कब आएगा, +1 में ई कई बार यूज होता है। ये भी इरेशनल नंबर है, अच्छी चीज है, इनको अच्छे से लिख लेना। तो रैशनल नंबर जो p/q की फॉर्म में हो, नीचे डिवाइड में यानी q नॉट इक्वल टू 0, और तीसरी लाइन p और q दोनों क्या होने चाहिए, इंटीजर। जो वो नहीं है वो सारे क्या बच गए, इरेशनल नंबर बच गए। इरेशनल का सिंबल हम ज्यादातर यूज करते हैं IR, ये यूज भी कम होता है, इरेशनल। इसके बाद जो आपने पढ़ा है उसको कहते हैं रियल नंबर। यानी 10th क्लास तक जो भी नंबर आपने मुंह से निकाले थे सारे के सारे नंबर के नंबर, सारे के सारे नंबर के हैं रियल नंबर। लेकिन अब मैं +1 के हिसाब से डेफिनेशन लिखवा रहा हूं क्योंकि ये यूज होती है। तो रैशनल नंबर का सिंबल होता है R, और रैशनल नंबर रैशनल प्लस इरेशनल होते हैं। आगे से ये याद रखना, जैसे यूज होता है मैं वही सिखा रहा हूं। क्यों मैंने ये लिखा है, कई बारी एक नंबर में क्वेश्चन आ जाता है, जो भी होंगी सिर्फ काम की चीजें आपने बस पढ़ना है। कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं R-Q इज इक्वल टू, एक नंबर में आ जाए R-Q बताइए। तो R का मतलब रियल नंबर, माइनस का मतलब बाहर निकाल दो, किसको, रैशनल नंबर को। यानी मैं आपसे पूछ रहा हूं अगर रियल नंबर में से रैशनल नंबर छोड़ दिए जाएं तो क्या रिजल्ट आएगा। तो रियल नंबर में दो ही चीज होती है, रैशनल और इरेशनल। क्या छोड़ दिया आपने, रैशनल, तो क्या बच गई, इरेशनल। तो इसका जो सॉल्यूशन आएगा R-Q इज इक्वल टू इरेशनल नंबर आ जाएगा। अब ये ध्यान रखना आपने। आगे चलते हैं। तो अब ये मान सकता हूं कि नेचुरल नंबर आपने पढ़ लिए। अब वो क्वेश्चन मैं दोबारा लिख रहा हूं, कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 10। क्वेश्चन सुनिए। अब ये तो सिर्फ मैंने लिखा है, जो क्वेश्चन है वो मैं अब बोल रहा हूं। ये जो कलेक्शन है जिसमें सारे नेचुरल नंबर है 10 से छोटे, क्या वो सेट होगी। अब समझो कलेक्शन, कौन सी कलेक्शन सेट है, दोबारा फिर दोहरा दूं, कौन सी कलेक्शन सेट होगी, वो कलेक्शन जो वेल डिफाइन है उसी का नाम सेट है। अब मैंने कहा नेचुरल नंबर 10 से छोटे, तो क्या 11 आएगा इसमें, नहीं आएगा, सबकी एक राय है। क्या इसमें 100 आ जाएगा, वो भी नहीं आएगा, सबकी एक जैसी राय है। क्या इसमें 0 आएगा, नेचुरल नंबर 10 से छोटा, क्या 0 है, नहीं है, सबकी एक जैसी राय है। और कहा था जिसमें सबकी एक जैसी राय हो उसी कलेक्शन का नाम तो क्या था, सेट। तो आपने अगर आ जाए एक नंबर में ऐसे लिखना है, इट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन, therefore it is a set। एक एग्जांपल और सही मैं कह दूं, कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल, सबसे खतरनाक जानवर, उसकी जो कलेक्शन है क्या वो सेट होगी। अब जो एक की नजर में खतरनाक है क्या जरूरी है दूसरों की नजर में हो। कॉकरोच का ही मैं जिक्र कर लेता हूं, कुछ को कॉकरोच से बहुत डर लगता है लेकिन कई उसे नहीं डरते हैं। तो इसका मतलब एक की कलेक्शन में वो खतरनाक जानवर है, जान भी ले सकता है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। और दूसरे की नजर में वो क्या है, कुछ भी नहीं।
मेरा कहने का मतलब है जो मोस्ट डेंजरस एनिमल है, हो सकता है एक की लिस्ट में डॉग भी आता हो और दूसरे डॉग को पालते भी हैं। तो यही कह रहा हूं कि ये जो मोस्ट डेंजरस एनिमल की लिस्ट है ये वेल डिफाइंड नहीं है, क्योंकि इसकी लिस्ट पे सबके विचार एक जैसे नहीं है। तो इट इज नॉट ए सेट। एक क्वेश्चन और सही, बेस्ट कार इन इंडिया, भारत में सबसे अच्छी कार कौन सी है? अब किसी को तो कोई सी अच्छी लगेगी, किसी को कोई सी अच्छी लगेगी। क्या सबकी राय एक जैसी है? एक अगर कह दे भाई मेरे लिए तो मान लिया स्विफ्ट गाड़ी बहुत बढ़िया है, तो दूसरा कहेगा चल वो भी कोई गाड़ी है। कहने का मतलब इस लिस्ट पे भी सबके विचार एक जैसे नहीं है, और जब सबके विचार एक जैसे ना हो तो ये जो कलेक्शन है बेस्ट कार की ये भी वेल डिफाइंड नहीं है, तो ये भी क्या नहीं होगी, सेट नहीं होगी। तो एक नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, कुछ कलेक्शन आपके पास गिवन होंगी और आपसे पूछा जाएगा कौन सी कलेक्शन सेट है, तो आपने देखनी जिस पे सबकी एक जैसी राय हो। एक एग्जांपल और सही, आपकी लाइब्रेरी में मैथमेटिक्स की जो बुक है क्या वो कलेक्शन सेट होगी? बिल्कुल होगी। सबकी एक जैसी राय होंगी, सबको देखते ही पता लग जाएगा ये बुक मैथ की है या नहीं है। कोई आपसे कहे क्या इस बुक को मैथ वाली कलेक्शन में रखूं, आप खोल के देखोगे मैथ होगा तो कहोगे रखने हैं, और नहीं होगा तो नहीं रखनी है। तो बिल्कुल कॉमन डिसीजन होगा आपका, साफ साफ रखूं या ना रखूं। तो उस कलेक्शन को भी हम क्या कहेंगे, सेट कहेंगे। तो सेट की डेफिनेशन आपको अभी तक दी गई है, और सेट क्या है, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ सेट, यानी हर कलेक्शन सेट नहीं है, वही कलेक्शन सेट है जो वेल डिफाइंड है। और वेल डिफाइंड को मैंने अपनी लैंग्वेज में बता दिया, जिस कलेक्शन पे सबकी राय एक जैसी हो उसी को सेट कहते हैं। चलो अब ये सीख लिया सेट होता क्या है। अब बात आई इसको लिखूं कैसे, और लिखूं तो रिप्रेजेंट कैसे करूं। दो चीजें होती हैं, देखिए दो चीज, एक का नाम होता है नोटेशन और एक का होता है नाम रिप्रेजेंटेशन। सेट पढ़ लिया, एक होती है नोटेशन और एक होती है रिप्रेजेंटेशन। पहले मैं नोटेशन का जिक्र कर रहा हूं। नोटेशन में दो चार बातें आपने ध्यान में रखनी है। पहली बात, जब भी किसी भी सेट को नाम देना हो, आप अलग हो और आपका नाम अलग है। जो खुद आप हो वो है रिप्रेजेंटेशन, और जो आपका नाम है वो है नोटेशन। साफ लैंग्वेज बिल्कुल, एक आप हो एक आपका नाम है, तो आप तो क्या हो, रिप्रेजेंटेशन हो, और आपका नाम क्या है, नोटेशन है। बिल्कुल वही चीज है। सेट भी दो चीज होंगी, एक तो वो खुद और एक उसका नाम। तो नोटेशन ऑफ सेट, सबसे पहली लाइन अपनी लैंग्वेज में बड़ी एबीसीडी आप यूज कर सकते हो जब भी नाम देना हो सेट को। अपनी लैंग्वेज क्या ध्यान रखना है, जब भी किसी सेट को नाम देना हो बड़ी एबीसीडी आप यूज कर सकते हो। कुछ चीजें जो आपने सेट लिखते हुए ध्यान में रखनी है वो बता रहा हूं। तो पहली चीज क्या समझाई गई है, नोटेशन ऑफ सेट में, यानी जब भी सेट को नाम देना हो हमेशा क्या यूज करेंगे, कैपिटल लेटर, बड़ी एबीसीडी। सही है। दूसरी लाइन, मैंने कहा सेट में एलिमेंट होते हैं। क्या होते हैं सेट में, एलिमेंट। एलिमेंटों को अगर सिंबल देना हो छोटी एबीसीडी आप यूज कर सकते हो। यूज स्मॉल लेटर फॉर सिंबल ऑफ एलिमेंट। मैंने कहा था एलिमेंट, आगे हर बार मैं ऐसे लिखूंगा एलिमेंट्स। तो खुद सेट को नाम देना हो तो बड़ी एबीसीडी, और उसके एलिमेंटों को नाम देना हो तो छोटी एबीसीडी आप यूज कर सकते हो। तीसरी बात, अगर आप सेट लिखना चाहते हो सिर्फ और सिर्फ करली ब्रैकेट आप यूज कर सकते हो। मीनिंग इन ब्रैकेटों की ये भी समझाएंगे आगे।
ये देखिए, सिर्फ आप ये ब्रैकेट यूज कर सकते हो। ब्रैकेट ये भी है, ब्रैकेट ये भी है, ब्रैकेट आपके पास ये भी है, लेकिन मैंने कहा सिर्फ और सिर्फ आप कौन सी यूज कर सकते हो, कर्ली ब्रैकेट। तो जब भी सेट को नाम देना हो बड़ी एबीसीडी, एलिमेंटों को नाम देना हो छोटी एबीसीडी, और वो एलिमेंट लिखे कहां जाएंगे, इस ब्रैकेट में। 3 चीज होगी। चौथी लाइन जो आपने सेट लिखते हुए ध्यान में रखनी है वो चीजें लिखवा रहा हूं। एलिमेंट इसमें लिखूंगा। चौथी लाइन यूज कोमा, ये कह रहा हूं, टू सेपरेट एलिमेंट ऑफ ए सेट। जब भी सेट के एलिमेंट लिखने हो, मान लिया एक सेट में 2 एलिमेंट हैं, तो उन दोनों को अगर आप अलग अलग करना चाहते हो तो उनके बीच में कोमा लिखना है, जैसे ये लिख रखे। तो एलिमेंटों को अगर अलग अलग करना हो तो कोमा यूज करेंगे। 5वीं काम की लाइन, ऑर्डर इज इमैटेरियल। बस नाम ही थोड़ा अजीब सा है, आसान चीज है। ऑर्डर इज इमैटेरियल का मतलब है एलिमेंटों को आगे पीछे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा एलिमेंट आप ही तो हो, आप क्लास में कहीं भी बैठ सकते हो, जरूरी नहीं कि आपकी जगह फिक्स है। कोई आगे पीछे बैठे, बस क्लास में होने जरूरी है, कहीं बैठो कोई भी। तो ऑर्डर इज इमैटेरियल का मतलब एग्जाम्पल से समझा दूं, 1 2 3 और 2 1 3 या 3 1 2, इन तीनों में कोई फर्क नहीं है, तीनों एक ही चीज है। इसको कहते हैं ऑर्डर, यानी आगे पीछे लिखो एलिमेंटों को, कोई फर्क नहीं पड़ता, बराबर बात है। ये मतलब है ऑर्डर इज इमैटेरियल का। 6ठी लाइन, तो क्या क्या समझाया गया है, नाम देना हो बड़ी एबीसीडी यूज करेंगे, एलिमेंट को नाम देना हो छोटी एबीसीडी यूज करेंगे, एलिमेंट कहां लिखे जाएंगे, कर्ली ब्रैकेट में, एलिमेंटों के बीच में गैप देना उसके लिए क्या यूज करेंगे, कोमा, एलिमेंट आगे पीछे लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब 6ठी लाइन, एक एलिमेंट एक बार लिखा जाता है, रिपीटेशन ऑफ एलिमेंट्स नॉट अलाउड। कोई एलिमेंट आपने रिपीट नहीं करना है। जैसे क्लास के या स्कूल के रजिस्टर में आपका नाम एक बार लिखा जाता है, हाँ यूज चाहे कितनी बार भी करो। मान लिया मैं आपसे ही कह देता हूं जाइए पानी लेके आना है, जाइए कॉपी लेके आइए, जाइए बुक लेके आइए, क्वेश्चन सुनाइए, यूज कितनी बार ही कर लिया, 4-5 बार। लेकिन रजिस्टर में नाम कितनी बार, एक बार। तो रिपीटेशन ऑफ एलिमेंट नॉट अलाउड, एलिमेंट आपने रिपीट नहीं करने हैं। तो नोटेशन यानी जब भी सेट लिखना हो इन बातों का आपने ध्यान में रखना है। क्या क्या हो, नाम देना हो तो बड़ी एबीसीडी, एलिमेंट को नाम देने की जरूरत पड़े तो छोटी एबीसीडी, इस ब्रैकेट में एलिमेंट लिखे जाएंगे कर्ली ब्रैकेट में, एलिमेंट अगर अलग अलग करने हो कोमा यूज करेंगे, एलिमेंट आगे पीछे लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, रिपीट नहीं करना है कोई भी एलिमेंट आपने। ये था नोटेशन के बारे में। नोटेशन में जो जो चीज मैंने अभी पढ़ी है उसको मैं एग्जाम्पल से समझा रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, ये ब्रैकेट यूज कर रहा हूं, एलिमेंट लिख दिए 1 2 3 5 और 7। ये देखो एलिमेंट किससे सेपरेट किए गए हैं, कोमा से। आगे पीछे लिख देता कोई फर्क नहीं पड़ता। एक एलिमेंट एक बार ही लिखना होता है, 2 3 4 बार अगर उसको लिखूंगा वेस्टेज ऑफ टाइम है, क्योंकि काम उसने एक का ही करना है। इसी ब्रैकेट को यूज करेंगे।
अगर इस सेट को नाम देना हो, बड़ी एबीसीडी यूज करेंगे, जो आपको सही लगता हो वो नाम दे सकते। ए कहो, बी कहो, सी कहो, जो आपको सही लगे। ये काम की नॉलेज। अब देखो, क्या 3 एलिमेंट ए में है? बिल्कुल है। क्या 3 ए में है? बिल्कुल है। उसको मैथ में ऐसे लिखते हैं देखिए, अगर 3 ए में है तो उसको कहेंगे 3 बिलोंग्स टू ए, और मैथमेटिकल उसका सिंबल होगा ये। तो ये सिंबल किसका है? बिलोंग्स टू। अगर 3 ए में होगा तो 3 बिलोंग्स टू ए। अच्छा, क्या इसमें 6 है? क्या 6 है इसमें? नहीं है। 6 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। 6 ए में नहीं है, उसको मैथ की टर्म में ऐसे लिखेंगे 3। काट दो इस सिंबल को लिख के। इसको कहते हैं डज नॉट बिलोंग्स टू। अब देखो, क्या 2 है इसमें? तो क्या लिखूंगा? 2 बिलोंग्स टू ए। क्या 7 है ए में? तो क्या लिखूंगा? क्या 0 है ए में? 0 नहीं है, तो क्या लिखेंगे? 0 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। तो 2 चीज हो तो बिलोंग्स टू, और ना हो तो डज नॉट बिलोंग्स टू। यहां से एक एक्स्ट्रा नॉलेज, जो चीजें अभी बताई ये तो सभी को आएंगे समझ में। जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट है, अब उसके लिए लाइन लिख रहा हूं। ए, ये देखिए ध्यान से पढ़िए। अगर कोई आपसे पूछे क्या 1 बिलोंग्स टू ए है, क्या 2 बिलोंग्स टू ए है, क्या 3 बिलोंग्स टू ए है, देखिए ध्यान से, ये है सीखने की चीज, ध्यान रखनी आपने। 1 बिलोंग्स टू ए बिल्कुल नहीं है। ये एक किस्म से ये चीज होगी, आप दुकान पे गए और आपने एक जूता खरीद लिया, एक जूता लेके आप घर पे आ गए, तो क्या जूते आगे यूज कर सकते हो? उसको नहीं कर सकते, वो किसी काम का नहीं। या मैं कहूं सिर्फ आपने दूसरे पैर का जूता उठाया और घर पे आ गए, क्या जूते आगे यूज कर सकते हो? नहीं कर सकते। हाँ, मान लिया एक आपने पेन खरीदा है, पेन तो आ गया। यानी मेरा कहने का मतलब है, ना तो 1 ए में है, ना 2 ए में है, 3 ए में है। हाँ, अगर कोई यूं लिख दे क्या 1 2 ए में है, ये सही है। यानी बिलोंग्स के साथ जो लिखा होता है वो यूं का यूं सेट में होना चाहिए। तो 1 यूं का यूं नहीं है, ब्रैकेट में है 1। तो ना 1 ए में ना 2 ए में। जूते तो तब आएंगे जब दोनों एक साथ आएंगे। तो 1 2 ए में है, ना तो 1 ए में ना 2 ए में। हाँ, 3 ए में है।